हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट। तो चलिए देखेंगे, ये है टेस्ट नंबर 29। इसमें एक पार्ट हो चुका है जिसमें कि 52 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज उसके आगे से हम लोग करेंगे। तो अब जितना नज़दीक एग्ज़ाम आते जा रहा है उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टेस्ट करते रहिए, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए। तो ये है 2025 के लिए टेस्ट। चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 से। तो आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 53। एक बार आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंगारू कटौती का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। कंगारू कटौती, लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें कंगारू कटौती के बारे में दिया हुआ है बहुत ही अच्छे से। तो चलिए, अगर आप पढ़े हैं तो इसका आंसर आप दे सकते हैं और नहीं पढ़े हैं तो फिर मैं यहाँ आंसर आपको बताने के लिए है ही हूँ। और उसके बाद एक बार ज़रूर आप लोग लक्ष्मीकांत थोड़ा देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। इसके तहत किसी विधेयक या प्रस्ताव के अचर्चित खंडों को भी समय की कमी के कारण चर्चा किए गए खंडों के साथ मतदान किए के लिए रखा जाता है। या तो दूसरा, किसी विधेयक या लंबे संकल्पों के खंडन को बहस शुरू होने से पहले विभिन्न भागों में समूहीकृत कर लिया जाता है। या तो तीसरा है, केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। या तो चौथा है, यह ऐसा प्रस्ताव होता है जिसे किसी सदस्य की ओर से यह मांग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है कि मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और अब इसे मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो भी है, जिनका भी लग रहा है उनका बिल्कुल सही है कि केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, कटौती प्रस्ताव, यह प्रस्ताव किसी सदस्य या वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। ठीक है। इसमें बहुत सारे कटौती ऐसे हैं, जैसे साधारण कटौती होता है, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती होता है और गिलोटिन प्रस्ताव होता है। देखिए गिलोटिन क्या होता है, मतलब इसके क्या होता है कि इसके तहत किसी विधेयक पर संकल्प अचर्चित खंडों को भी समय की कमी के कारण चर्चा में होता है, जैसे ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये किसके लिए है, ये है गिलोटिन के लिए। ऑप्शन नंबर सी किसके लिए है, ये है आपका कंगारू कटौती के लिए है। ठीक है, चलिए ये लंबे विधेयक के लिए है, ये किसके लिए है, तो ये आपका घटक कटौती है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, ये 54 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। एकीकृत लेखा परीक्षण तंत्र, अखिल भारतीय सेवाएं, स्वतंत्र न्यायपालिका। उपयुक्त में से कितनी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं मानी जा सकती हैं। एकात्मक विशेषताएं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54। तो चलिए देखेंगे, एकीकृत लेखा परीक्षण तंत्र, तो ये आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका इसमें नहीं आता है, तो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं में स्वतंत्र न्यायपालिका हटा दीजिए, बाकी सब ये दोनों सही है, यानी कि कथन ऑप्शन बी लगाएंगे, ओनली हो जाएगा 2। कितने कथन सही हुए हैं, तो 2 कथन सही हुए हैं इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री, तो पहला इसमें स्टेटमेंट है, संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने से पहले उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य है। दूसरा है, जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा, वर्तमान प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या निधन से मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। कितने कथन सही नहीं है, कितने कथन सही नहीं है बताना है। तो केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55। तो संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने से पहले उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। लोकसभा में थोड़ी ना, राज्यसभा में तो हो सकता है ना। तो पहला कथन गलत। दूसरा है कि जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। तीसरा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या निधन से मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला कथन गलत है। इसमें बताना क्या है, कितने कथन गलत हैं,
तो इसमें एक कथन गलत है, वो कौन सा है? पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे अब। तो चलिए देखेंगे 56 नंबर क्या है कि कुछ उत्पादों को जीआई टैग के बारे में है, कौन से राज्य से है उसको बताना है। तो यहाँ पर उत्पाद दिया गया है, यहाँ पर राज्य दिया गया है। रूपा तारकासी के सामने बंगाल लिखा हुआ है, बांग्ला मलमल के सामने उड़ीसा लिखा हुआ है, रीसा टेक्सटाइल के सामने त्रिपुरा लिखा हुआ है। बताना है कितने सुमेलित हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पे बांग्ला मलमल बंगाल हो जाएगा, तो इसका मतलब कि एक तो कथन गलत है ये वाला। जब ये कथन गलत कर दिया है तो रूपा तारकासी वाला भी तो कहाँ बंगाल होगा, तो ये भी तो गलत होगा, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। तो रूपा तारकासी हो जाएगा क्या, रूपा तारकासी उड़ीसा, अब बंगला मलमल ये बंगाल का है। अब बाकी तीसरा वाला सही है, त्रिपुरा का है ये। तो इसमें लगाएंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या लगा देंगे इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 56 में ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अध्यक्ष को केवल मतों के बराबर होने की स्थिति में ही मत देने का अधिकार होता है, और दूसरा है अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है, और तीसरा है अध्यक्ष विधानसभा के भीतर भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्या होता है। किसका, संविधान का। कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 57। तो चलिए देखते हैं। अध्यक्ष को केवल मतों के बराबर होने की स्थिति मत देने का अधिकार है, सही है। अध्यक्ष ये निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये भी सही है। ये प्रावधानों का अंतिम व्याख्या भी होता है, तो ये भी ठीक है। मतलब ऑप्शन सी लगा देंगे इसमें, तीनों कथन सही है। ठीक है, तीनों के तीनों कथन सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, नाप और तौल, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण। उपयुक्त में से किन विषयों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया है? एक और दो, दो और तीन, एक तीन चार, या एक दो तीन चार। क्वेश्चन नंबर 58। तो देखिए इसमें शिक्षा को किया गया है, नाप और तौल को किया गया है, वन्य जीवों और पक्षियों संरक्षण किया गया है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता को हटा दीजिए इसमें। तो जहाँ जहाँ दो है तहाँ तहाँ हटाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, देवीलाल, मोरारजी देसाई और जॉर्ज फर्नांडिस। उपयुक्त में से कितने व्यक्तियों को भारत के उप प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है? मतलब बताइए इसमें से कितने लोग हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार। क्वेश्चन नंबर 59। ये उप प्रधानमंत्री की बात हो रहा है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। इसमें चौथा नंबर हटा दीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, देवीलाल, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, केवल तीन हो जाएगा। ठीक है, केवल तीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा कि भारत द्वारा अपने नागरिकों को हैती से निकालकर डोमिनिकन गणराज्य में लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन को कहा जाता है? ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन मदद, या ऑपरेशन इंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 60। चलिए बताइए। तो देखिए ये है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑपरेशन इंद्रावती। चलिए 61 नंबर देखिए। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए देखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और दूसरा है लोकसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रावधान किया गया है, या तो तीसरा
अविश्वास प्रस्ताव में उन आधारों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर यह आधारित है। या तो चौथा, अविश्वास प्रस्ताव चर्चा होने और सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिए जाने के पश्चात उसी सत्र के दौरान दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। कितने कथन सही है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 61, मतलब कितने नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। इसमें से 3 सही है, 1 गलत है, कौन सा सही नहीं है? तो चलिए देखिए, पहला है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब जनता द्वारा वही यही लोग तो चुन के आते हैं ना, तो अविश्वास प्रस्ताव तो इसी में आएगा, पहला सही। दूसरा है, लोकसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव में उन आधारों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर यह आधारित है, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर चौथा ही गलत है क्या, कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने और सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिए जाने के पश्चात उसी सत्र के दौरान दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें, मतलब चौथा वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट इसका। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। सहकारिता मंत्रालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारिता मंत्रालय, इसमें पहला स्टेटमेंट है, मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, विधिक और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। और दूसरा है, इसकी प्रमुख गतिविधियों में सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाना शामिल है। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, तो मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, विधिक और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, पहला कथन सही है। दूसरा है कि इसकी प्रमुख गतिविधियों में सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और बहुराज्य सहकारी समितियों को विकास को सक्षम बनाना शामिल है, तो ये भी सही है। दोनों ही कथन सही है, तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। यहाँ पे अधिकारी दिया गया है और यहाँ पे नियुक्ति और पदच्युत। महान्यायवादी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, संसद। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल और राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल और पदच्युत राष्ट्रपति। उपयुक्त सूचना में से कितनी सही है? इसमें से केवल 1, केवल 2, सभी 3, या तो कोई नहीं। पूछ रहा है वो अधिकारी जिसकी नियुक्ति कौन करता है और उसको पद से हटा कौन सकता है, उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 63 है ये। तो देखिए, अगर महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो इसको हटाएगा भी वही, संसद नहीं है, पहला कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का ये नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राज्यपाल, और लेकिन उसको पदच्युत कौन कर सकता है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, लेकिन केवल उसी रीति रिवाज या उसी रीति आधार पर जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पदच्युत किया जाता है, इसलिए दूसरा कथन हो जाएगा गलत। डायरेक्ट राज्यपाल नहीं हटाएगा, उसके लिए ऑडिशन आएगा और वो पास किया जाएगा उसको विधेयक, ठीक है, 2/3 बहुमत से। और तीसरा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति राज्यपाल और पदच्युत करता है राष्ट्रपति। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, तीसरा वाला सही है, पहला और दूसरा कथन गलत है। तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान को अपनाए जाने के पश्चात भारत सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय का पद सृजित किया गया है। और दूसरा है, कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। एंड तीसरा, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का पद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, तो संविधान को अपनाए जाने के पश्चात भारत सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय का पद सृजित किया गया है, जो कि पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये सही है।
तीसरा है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का पद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, तो ये भी सही है। मतलब दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर लगाएंगे बी, हो जाएगा ओनली टू। क्या हो जाएगा? हो जाएगा ओनली टू। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएनईए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यूएनईए पर्यावरण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाली विश्व की शीर्ष संस्था है। दूसरा है, इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान गठित किया गया था। और तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र यूएनईए के सदस्य हैं। कितने कथन सही है इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। तो पहला है कि यूएनईए पर्यावरण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाली विश्व की शीर्ष संस्था है, ये सही है। दूसरा है, इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो डी जेनेरियो यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान गठित किया गया था। दूसरा कथन देखिए गलत हो जाएगा इसमें। देखिए, यूएनईए का गठन वर्ष 2012 में ब्राजील में आयोजित सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो +20 के परिणाम स्वरूप की गई थी, ये संस्था थी। इसके गठन के बाद यूएनईए ने बहुपक्षवाद के एक नए युग की शुरुआत भी की थी। चलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र यूएनईए के सदस्य हैं, तो ये भी सही है। तीसरा मतलब पहला सही तीसरा सही, कितने कथन सही हुए हैं? तो दो कथन सही हुए हैं। दो का मतलब क्या हो जाएगा? ओनली टू हो जाएगा। ठीक है, ओनली टू। तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो देशों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को नियंत्रित करने वाले विधिक एवं नियामकीय ढांचे का मापन करती है। दूसरा है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। तो यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो देशों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को नियंत्रित करने वाले विधिक एवं नियामकीय ढांचे के मापन करती है। ढांचे का मापन करती है, पहला सही है। दूसरा है, यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये भी सही है। दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य विधानमंडल की विधान परिषदों के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। और दूसरा है, दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 67। तो देखेंगे इसमें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु क्या है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल की विधान परिषदों के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं, तो ये दोनों कहीं क्यों होंगे? सही बात है। और दूसरा है कि दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, तो ये सही है। तो दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। क्या लगेगा? सी लग जाएगा। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें हैं जिसके तहत किसी विधेयक को भारतीय संसदीय व्यवस्था में धन विधेयक माना जाता है? पहला है, यदि वह जुर्मानों अथवा अन्य मौद्रिक शास्तियों को अधिरोपित करने का प्रावधान करता है। दूसरा है, यदि वह अनुज्ञप्तियों लाइसेंस के लिए ये फीस या प्रदान की गई सेवाओं के लिए फीस की मांग प्रदान करता है। एंड तीसरा देखेंगे, यदि वह कराधान उधार या व्यय सहित अनन्य रूप से वित्तीय मामलों से संबंधित है। तो और चौथा इसमें है कि यदि वह संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने के विनियमन का प्रावधान करता है। अब बताना है कुछ का प्रयोग करके कितने कथन इसमें सही हैं। एक और दो, एक दो तीन, तीन और चार, या दो तीन चार। चलिए बताइए। बताना है इसमें कि कौन सी शर्तें हैं जिसके तहत किसी विधेयक को भारतीय संसदीय व्यवस्था में धन विधेयक माना जाता है। ठीक है, धन विधेयक माना जाता है। तो यदि वह जुर्मानों अथवा अन्य मौद्रिक शास्तियों को अधिरोपित करने का प्रावधान करता है। जुर्माना के लिए तो ये थोड़ी ना, ईडी वगैरह है ना, ये हटाइए इसको। यदि वह अनुज्ञप्तियों लाइसेंस के लिए फीस या प्रदान की गई सेवाओं के लिए फीस की मांग का प्रावधान करता है, तो फीस की मांग करने के लिए थोड़ी ना धन विधेयक हो जाएगा। दूसरा भी हटा देंगे। तीसरा है, यदि वह कराधान उधार या व्यय सहित अनन्य रूप से वित्तीय मामलों संबंधित है, वित्तीय मामलों संबंधित है, तो ये सही है।
ठीक है। और चौथा देखेंगे, तीसरा सही है, चौथा देखेंगे, यदि वह संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने के लिए विनियमन का प्रावधान करता है, तो ये भी सही है। 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। विधानसभा की गणपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय संविधान में गणपूर्ति पद का उल्लेख नहीं है। और दूसरा है, इसमें सदन का पीठासीन अधिकारी शामिल नहीं होता है। एंड तीसरा है, किसी भी विधानसभा के लिए गणपूर्ति की संख्या कभी भी 50 से अधिक नहीं हो सकती है। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है कि ओनली 3, या तो 1 और 2, या तो 2 और 3, या तो 1 और 3? कौन सा सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, विधानसभा की गणपूर्ति के संदर्भ में भारतीय संविधान में गणपूर्ति का उल्लेख नहीं है। उल्लेख है, पहला कथन गलत। दूसरा है, इसमें सदन का पीठासीन अधिकारी शामिल नहीं होता है। पीठासीन शामिल अधिकारी तो होता है ना, दूसरा भी गलत। तीसरा है, किसी भी विधानसभा के लिए गणपूर्ति की संख्या कभी भी 50 से अधिक नहीं हो सकती है, तो ये सही है। कितने सही नहीं है, तो पहला और दूसरा मतलब 1 और 2 सही नहीं है। देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है 1 और 2 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार की नगर पालिकाएं हैं? नगर पंचायत, महानगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। कितने सही हैं? 1 3 4, 1 2 4, 2 3 या 1 2 3 4? क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में से देखिए महानगर पंचायत हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हटाए तो क्या क्या हटाए, 2 हट गया, ये 2 हट गया, ये 2 हट गया, आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए, नगर पंचायत हो जाएगा, नगर परिषद हो जाएगा, नगर निगम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है, यह केवल शहरी स्थानीय सरकार के मामलों का प्रबंधन करता है। और तीसरा है कि इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री करते हैं। कौन सा सही है? ओनली 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1 2 3? क्वेश्चन नंबर 71। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत के संविधान 263 के तहत गठित संवैधानिक निकाय है। तो देखिए इसमें ध्यान रखेंगे, ये सामान्यतः उन क्षेत्रों में किया गया है, ये 243 के क्यू में है। नहीं नहीं एक मिनट, देखिए स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी, ठीक है। 1954 में हुआ था ये पहला कथन हो जाएगा गलत। और इसमें दूसरा देखेंगे, और यह केवल शहरी स्थानीय सरकार के मामलों का प्रबंधन करता है, तो दूसरा कथन इसमें सही है। और तीसरा कहता है इसमें, दूसरा सही है। तीसरा है कि इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री करते हैं, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 1। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, विंड टनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका उपयोग वायु प्रवाह गुणों और वायु गतिकीय बलों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। दूसरा है, वर्तमान में भारत में केवल एक हाइपरसोनिक विंड टनल है। तो देखिए पहला तो सही है, दूसरा कथन गलत है। क्यों? तो ये केवल एक नहीं बल्कि 3 है भारत के पास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 73, वोकल फॉर लोकल पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई पहल है। और दूसरा है, इस पहल की शुरुआत एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के हिस्से के रूप में की गई है। एंड तीसरा है, इस पहल का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना है। कितने सही हैं? केवल एक, या तो 1 और 3, या तो 2 और 3, या तो ओनली 3? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73,
तो देखेंगे कह रहा है कि ये एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है, तो ये नीति आयोग की पहल है। पहला कथन गलत है। दूसरा है कि इस पहल की शुरुआत एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के हिस्से के रूप में की गई थी, तो ये सही है। और तीसरा है, इस पहल का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना और ज़मीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना है, तो ये भी सही है। मतलब 2 और 3 सही है इसमें, एक गलत है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे इसमें? सी लगा देंगे, 2 और 3 हो जाएगा। चलिए 74 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, किसी राज्य में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य एमएलए के मत का मूल्य उसके निर्वाचन क्षेत्र के जनसंख्या पर निर्भर करता है। और दूसरा है, क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता का प्रावधान है तथा यह जनसंख्या पर आधारित सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सा सही है इसमें से? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता है? पहला सही दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही? चलिए बताइए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 74। तो यह है कि किसी राज्य में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य यानी एमएलए के मत का मूल्य उसके निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्भर करता है, तो पहला ही कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, पहला ही कथन हो जाएगा गलत। और तो इसमें दूसरा कथन ऑलरेडी सही हो जाएगा, तो क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा इसमें, कि पहला कथन है गलत और दूसरा कथन है सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। भारत के महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के महान्यायवादी द्वारा की जाती है। और वही दूसरा है, भारत के संविधान में महाधिवक्ता के पद का उल्लेख नहीं है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। 1 या 2, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। अब महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के महान्यायवादी थोड़ी ना करेंगे, पहला कथन गलत है। और दूसरा है कि भारत के संविधान में महाधिवक्ता के पद का उल्लेख नहीं है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विकृत चित्त किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति जिसके परिणाम स्वरूप उसे 2 या अधिक वर्षों के लिए कारावास की सजा मिली हो। लाभ का पद और दोहरी नागरिकता। बताना है कि विधानसभा सदस्य की निरर्हता के लिए उपयुक्त मानदंडों में से कितनों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या तो सभी 4? क्वेश्चन नंबर 76। तो चलिए देखेंगे, विकृत चित्त। तो देखिए इसका उल्लेख किया गया है, यदि वह विकृत चित्त है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। पहला कथन सही हो जाएगा। देखिए इसमें दूसरा वाला जो कथन है ये कथन गलत हो जाएगा। किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति जिसके लिए परिणाम स्वरूप उसे 2 या अधिक वर्षों के लिए कारावास की सजा मिली हो, तो दूसरा कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और तीसरा है कि लाभ का पद, ये ठीक है। दोहरी नागरिकता, ये ठीक है। तो ऑप्शन क्या लगा देंगे इसमें? ऑप्शन सी लगा देंगे, केवल 3 होगा। दूसरा हटा दीजिए, ऑप्शन सी लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77। संपदा निदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के एक संबंध कार्यालय है जो सरकार की संपत्तियों का प्रशासन और प्रबंधन करता है। और दूसरा है कि विज्ञान भवन जैसे स्थलों के प्रशासन और बुकिंग कार्यों का निरीक्षण संपदा निदेशालय द्वारा किया जाता है। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77। तो देखिए ये है कि आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। पहला कथन गलत हो जाएगा और दूसरा सही है कि विज्ञान भवन जैसे स्थलों के प्रशासन और बुकिंग कार्यों के निरीक्षण संपदा निदेशालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2। आगे बढ़ते हुए देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, एस.आर. बोम्मई वाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि संविधान संघीय है और संघवाद को भारतीय संविधान की एक आधारभूत विशेषताएं बताया है। और क्यों? दूसरा है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में संघवाद के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
कितने सही हैं? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या तो नहीं करता है, पहला सही दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78। तो ये देखेंगे, एसआर बम्बई 1994 में ये सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा किया था कि संविधान संघीय है और संघवाद को भारतीय संघवाद संविधान की एक आधारभूत विशेषता बताया है। पहला सही है। लेकिन इसमें दूसरा कथन हो जाएगा गलत कि संविधान की प्रस्तावना में संघवाद के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। गलत है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, पहला सही दूसरा कथन गलत है। चलिए 79 नंबर देखेंगे, संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त बैठक ये है, भारतीय संसद में धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। और दूसरा है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं तथा राज्यसभा के पास इसके संबंध में कोई सीमित शक्तियां हैं। कौन सा सही है? तो दोनों सही है, सही व्याख्या करता है या तो नहीं करता है, पहला सही दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 79। तो भारतीय संसद में धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और कह रहा है क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं तथा राज्यसभा के पास इसके संबंध में सीमित शक्तियां हैं। तो ये भी सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है, लोकसभा के विघटन पर विधेयकों के व्यपगत होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोकसभा में लंबित विधेयक उसके विघटन पर व्यपगत हो जाता है। और दूसरा है, यदि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है तो वह लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 80। तो देखेंगे इसे पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अध्यक्ष अलग से शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान करता है। और दूसरा है, अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने मध्य से करते हैं। तीसरा है, उन्हें केवल लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81। कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो देखेंगे, अध्यक्ष अलग से शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान करता है, क्या ये सही है क्या? पहला कथन हो जाएगा गलत। और दूसरा है कि अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने मध्य से करते हैं, तो ये अपने मध्य से करते हैं, ये ठीक है, दूसरा वाला। तीसरा है कि उन्हें केवल लोकसभा द्वारा ही पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव पद से हटाया जा सकता है, तो ये कथन गलत है। पहला और तीसरा कथन गलत है, तो कितने कथन गलत हैं? दो। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, हो जाएगा ओनली टू। ठीक है, क्या होगा? ओनली टू हो जाएगा। चलिए 82 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है। और दूसरा है, बीबीएनजी संधि महासागर के उस भाग को शामिल करती है जो किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से परे स्थित है। एंड तीसरा है, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर इसकी पुष्टि कर दी है। कौन सा सही है? ओनली टू, या तो एक और तीन, या तो एक और दो, या तो एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 82। तो देखिए, भारत ने संधि पर हस्ताक्षर करके पुष्टि कर दी, ये कथन गलत है। बाकी ये दोनों कथन सही है, एक और दो सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, एक और दो सही है। ठीक है, एक और दो। चलिए 83 नंबर देख लीजिए, प्राय सुर्खियों में रहने वाले पद एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाहरी ग्रह, मिसाइल रक्षा प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर, या साइबर हमले। 83। क्वेश्चन नंबर 83। तो देखेंगे ये हो जाएगा मिसाइल रक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, मिसाइल रक्षा प्रणाली हो जाएगा। 84 देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है,
जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है। और दूसरा है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है। एंड तीसरा, यदि किसी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय की तिथि से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य रहेंगे। चलिए बताइए कितने सही हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन पहले, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या तो 1 2 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। तो भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में है, ठीक है। कौन सा है? भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में है। तो जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है। क्या ऐसा है क्या? पहला ही कथन हो जाएगा गलत, ठीक है। दूसरा है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी कार्य का प्रावधान नहीं किया गया, तो ये सही है। तीसरा है कि यदि किसी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो वो जो भी कार्य किया रहता है वो मान्य रहते हैं, तो ये सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा कि 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार उपयुक्त अधिकारियों में से कितने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 है तो सभी 4। क्वेश्चन नंबर 85। तो देखिए इसमें भारत के राष्ट्रपति, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल हैं, बाकी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को तो जवाब देना पड़ता है। तो तीसरा चौथा हटा दीजिए, 1 और 2 सही कर दीजिए। कितने हो जाएंगे? 2। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। निम्नलिखित में से किन मामलों में भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने के लिए प्रविलंबन, विराम, परिहार देने की शक्ति है? तो बताना है ये। पहला है कि उन सभी मामलों में जहां दंड या सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी जाती है, उन सभी मामलों में जहां दंड या सजा संघ या राज्य विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, उन सभी मामलों में जहां सजा मृत्युदंड है। कितने सही हैं? 1 और 2, 1 और 3, केवल 3, या तो 1 2 3। 86 नंबर। तो देखिए उन मामलों में जहां दंड या सजा संघ या राज्य के विधि विरुद्ध अपराध के लिए है, ये कथन गलत हो जाएगा पहले, और बाकी पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 87 नंबर देखेंगे इसमें। अग्नि प्राइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अग्नि प्राइम भारत द्वारा विकसित एक कैनिस्ट्राइज्ड प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। और दूसरा है कि यह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। और तीसरा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 4 से 5,000 किलोमीटर है। तो बताइए कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 है ये। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ये 4 से 5,000 नहीं बल्कि 1 से 2,000 तक का है, ठीक है। 1 से 2,000 तक का है। तो क्या लगा देंगे इसमें? 2 कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लग जाएंगे, हो जाएगा ओनली 2। 88 नंबर देखेंगे। केंद्र राज्य द्वारा सरकारों को दिए जाने वाले अनुदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान केंद्र सरकार को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। और दूसरा है, अनुच्छेद 282 के तहत विवेकाधीन अनुदान किसी भी लोक प्रयोजन के लिए दिया जा सकता है। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 88, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए। तो ये संविधान केंद्र सरकार को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार है, ये सही है। वित्तीय सहायता आवश्यकता होती है, और दूसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2, हो जाएगा, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुदान के प्रकार हैं और अर्थ हैं। अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान। अनुपूरक के सामने लिखा हुआ यह अनुदान तब दिया जाता है जब किसी भी विशेष सेवा के लिए आवंटित धनराशि उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपर्याप्त पाई जाती है। अतिरिक्त अनुदान है कि यह अनुदान तब दिया जाता है जब बजट प्रस्तुत करने के समय अनुमानित न की गई नई सेवाओं पर व्यय को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
एंड तीसरा है कि अधिक अनुदान, तो यह अनुदान तब दिया जाता है जब किसी वित्तीय वर्ष के लिए व्यय मूल रूप से आवंटित राशि से अधिक हो जाता है। तो कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, सभी तीनों, या तो कोई नहीं। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और इसमें जो तीसरा कथन दिया गया है वो तीसरा भी कथन सही है। तो क्या लगा देंगे? इसमें लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, सभी के सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति सीसीएस ने एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में एएमसीए से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 5वीं पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू जेट है। और दूसरा है, इसमें दुश्मन के रडार से बचने के लिए उन्नत गोपनीय तकनीक का उपयोग किया गया है। तीसरा है, वर्तमान में यूएस से एकमात्र देश है जिसके पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट है। कितने सही हैं? केवल एक, या तो एक और दो, या तो एक और तीन, या तो दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 90। तो यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 5वीं पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू जेट है। ये जेट है, सही है। दूसरा है, इसमें दुश्मन के रडार से बचने के लिए उन्नत गोपनीय तकनीकी का उपयोग किया गया, ये भी सही है। ये यूएसए के एकमात्र देश है जिसके पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू ये है। तीसरा कथन हो जाएगा गलत। तो क्या कितना सही होगा? ऑप्शन नंबर लगाएंगे, इसमें बी लगा देंगे, हो जाएगा एक और दो। क्या हो जाएगा? एक और दो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91। 91 है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए पात्र होना चाहिए। और दूसरा है, भारत के संविधान में उनके पद की अवधि का प्रावधान नहीं किया गया है। कितने सही हैं? एक, या तो दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 91। तो भारत के महान्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के पात्र होना चाहिए, सही है। और दूसरा है, भारत के संविधान में उनके पद की अवधि का प्रावधान नहीं किया गया, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, राष्ट्रपति के ऊपर होता है ये। 92 नंबर है, शंकराचार्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मंदिर कश्मीर घाटी में स्थित है। और दूसरा है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और तीसरा है, यह प्राचीन मंदिर स्वदेशी नागर शैली में बनाया गया है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 92। तो देखिए, यह मंदिर कश्मीर घाटी में स्थित है, ठीक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। यह नागर शैली में नहीं है, यह कश्मीरी शैली में है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, हो जाएगा 2। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुसार पंचायतों की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान के तहत पंचायतों के लिए उनके चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया है। दूसरा है, किसी पंचायत के विघटन के बाद गठित की गई पंचायत केवल विघटित पंचायत की शेष अवधि तक भी बनी रहेगी। और तीसरा है, यदि विघटित पंचायत का शेष कार्यकाल 6 महीने से कम है तो शेष अवधि के लिए नई पंचायतों के गठन के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। तो कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 93। तो देखेंगे, इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा ओनली 2। चलिए 94 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क और यूक्रेन उपयुक्त देशों में से कितने देश नाटो की 75वीं वर्षगांठ में शामिल हुए थे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार। 94। कितने शामिल हुए थे? तो इसमें खाली स्वीडन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 1, स्वीडन। चलिए 95 नंबर देखेंगे। निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निंदा प्रस्ताव। पहला है, इसके तहत निंदा की विशिष्ट शिकायतों के बजाय उसके सामान्य कारणों को वर्णित किया गया है। और दूसरा है, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तीसरा है, निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार या मंत्री द्वारा त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। कितने सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95।
तो इसके तहत निंदा की विशिष्ट शिकायतों के बजाय उसके सामान्य कारणों को वर्णित किया जाता है, सही है। इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, दूसरा कथन गलत है। तीसरा है निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार या मंत्री त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। तो तीसरा कथन सही है, पहला वाला कथन भी गलत है। ऑप्शन कितने कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए 96 देखेंगे। भारत सरकार के निम्नलिखित संगठनों और विभागों पर विचार कीजिए। पहला है परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और चौथा है कैबिनेट सचिवालय। उपयुक्त विभागों और संगठनों में से कितने सीधे भारत के प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार। 96 तो इसमें ये कौन कौन सा नहीं है, इसमें है बताना है। प्रधानमंत्री के इसमें कार्य करते हैं डायरेक्ट। पहला सही है परमाणु ऊर्जा विभाग, दूसरा सही है अंतरिक्ष विभाग, तो देखिए चौथा है ये एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत रहता है और कैबिनेट सचिवालय होता है। तो तीसरा हटा देंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 3। चलिए 97 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है किसी राज्य में मंत्रियों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि एक मंत्री केवल वही वेतन और भत्ते प्राप्त करता है जो राज्य विधानमंडल के सदस्य को देय होता है। चलिए बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या तो नहीं करता, या पहला सही दूसरा गलत, या दूसरा गलत दूसरा सही है पहला गलत है, कौन होगा? 97 नंबर। तो देखेंगे इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, ठीक है, सी लगाएंगे, पहला सही है, दूसरा कथन गलत है। चलिए 98 नंबर देखेंगे। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राज्यसभा चुनाव गुप्त मतदान पद्धति से आयोजित किए जाते हैं, और दूसरा क्या है कि यदि एक विधायक राज्यसभा सदस्य के चुनाव में पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हुए वोट देता है यानी क्रॉस वोटिंग, तो उसे दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो बताइए कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 98। तो देखेंगे इसमें पहला सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 1। चलिए 99 नंबर देखेंगे। 99 नंबर है छावनी बोर्डों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी का प्रशासन करने के लिए बनाया गया एक कार्यकारी निकाय है, और दूसरा है छावनी बोर्ड में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, और तीसरा है छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99। तो पहला कथन गलत है, इसमें दूसरा और तीसरा सही है कि छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सेवानिवृत्त सदस्य पुनः नामांकन के पात्र होते हैं, और दूसरा है राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, और तीसरा है कि सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कितने सही हैं? केवल दो, या तो ओनली 3, या तो एक और दो, या तो 2 और 3। 100 नंबर। 100 नंबर में देखेंगे पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। सदस्य की आयु 25 वर्ष, 25 वर्ष थोड़ी ना, 25 वर्ष नहीं होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 1 और 2। तो चलिए ये समाप्त होता है, टेस्ट नंबर 29 था। टेस्ट नंबर 30 के लिए फिर से वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए नए वीडियो के लिए फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।